मीर सोबी बार नोट पढ़ रहा था। पाकिस्तानी छब की तरफ सेना भेज रहे थे। युद्ध निश्चित है। पनडुब्बियां पूर्वी तट की ओर बढ़ रही है। वायुयान वाहक पर हमला सन्निकट है। कोऑर्डिनेट्स पर नजर रखे। गहरे अध्ययन में डूबे हुए उसने अपना जबड़ा कसा और सावधानी से सोचकर उन टेड रैंकिंग्स डीआर ठिकानों का विश्लेषण किया जहां पनडुब्बियां तैनात की जाती थी। चार्ट पर देखकर उसने उन जगहों पर घेरा लगाया और अच्छी तरह देखने के लिए थोड़ा पीछे हट गया। सहमत की सूचना के अनुसार पाक पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांडर द्वारा अत्यधिक सुरक्षित अरब सागर में ही नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में भी तैनात की जा रही थी, जहां पूर्वी नौसेना कमांड की देखरेख में युद्धपोत रखे हैं। मैं रिपोर्ट का जितना अधिक विश्लेषण कर रहा था उतना ही उससे स्पष्ट होता जा रहा था कि पाकिस्तान मुठभेड़ पर आमाद था। अरब सागर के आसपास अमेरिकी बेड़े की मौजूदगी की सूचनाओं ने शायद पाकिस्तानी सरकार के हौसले बुलंद कर दिए थे। मीर के दफ्तर में नक्शों पर तेजी से बढ़ते लाल निशानों पर करीब से नजर रखी जा रही थी। हर बीते दिन के साथ पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियां भारतीय सीमा के करीब आती जा रही थी। उनके पास मौजूद युद्ध के टैंक और हथियारों का खंजीरा आसन्न पाकिस्तानी हमले की सूचना दे रहे थे। फिर भी भारतीय पक्ष के विशेषज्ञ और युद्ध विश्लेषक इस मामले पर बैठे हुए थे कि क्या सेना का ऐसा जंबाड़ा पूरी तरह भारत पाक युद्ध में बदलेगा। पाकिस्तान के पास इतने साधन नहीं हैं। उन्हें पक्के तौर पर लग रहा था पाकिस्तान दो मोर्चों पर लड़ाई छेड़कर जिंदा नहीं रह सकता। वे बार बार यही मत दे रहे थे और विशेषज्ञों के पास अपने तर्क के समर्थन में मजबूत कारण थे। उस वक्त पाकिस्तान अपने समस्याग्रस्त पूर्वी सूबे में बुरी तरह फंसा था, जहां जनता शासकों के अपने प्रति सौतेले व्यवहार के खिलाफ बगावत पर उतर आई थी। उस बगावत को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने ढाका में एक लेफ्टिनेंट जनरल के तहत बड़ी तादाद में सैनिक टुकड़ियां और अर्ध सैनिक बल तैनात कर दिए थे। लेकिन ये कारगर ढंग से शासन करने की दृष्टि से सूबे के लिए एक बुरे सपने जैसा था, क्योंकि उसके एक तरफ भारत की बड़ी जमीन थी और दूसरी तरफ उससे भी बड़ा समुद्र तट था। कमजोर संचार व्यवस्था, बेकाबू खर्च और भारी भरकम सैनिक टुकड़ियों को ढुलाई संबंधी सहायता उपलब्ध कराने में लंबी देरी अपने आप में बड़ी चुनौतियां थी। भारत जैसे अपने से कहीं बड़े देश से लड़ाई छेड़ना और उसी वक्त पाकिस्तान की मुख्य भूमि से कहीं दूर बसे अपने ही सूबे में सेना द्वारा बगावत रोकने की कोशिश करना तार्किक दृष्टि से खुदकुशी से कम नहीं था। समुद्र की तरफ से भारतीय तट पर पनडुब्बियों का हमला भारतीय चिंतकों की समझ से और भी ज्यादा बाहर था। इसके अलावा जलवायु की दृष्टि से ठंडा मौसम युद्ध के लिए सही नहीं था, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र का ठंडा मौसम अनकही तकलीफें पैदा कर सकता था। इसीलिए खुफिया रिपोर्ट शक के निगाह से देखी जा रही थी, हकीकत के नजरिए से नहीं। उनके मजबूत तर्कों के बावजूद मीर कायल नहीं था। अपने खुद जानकारी पर आधारित सहमत की सूचना इतनी पक्की और सही थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह मान लेना ज्यादा सुरक्षित था कि पुरानी परंपरा के विपरीत पाकिस्तान घोर सर्दी में भी भारत से युद्ध छेड़ सकता है। विरोधी मत के विश्लेषकों ने तर्क दिया कि पाकिस्तानी सेनाएं पश्चिमी देशों से युद्ध बंदी लागू करवाने में मदद मांगने से पहले हैरानी के तथ्य का इस्तेमाल करते हुए जल्दी अधिकतम नुकसान पहुंचा सकती है और भारतीय गौरव के लिए इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया उसका सर्वोत्कृष्ट बलशाली विमान वाहक INS विक्रांत डुबा दिया जाए। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत में संलग्न होने के बावजूद भारतीय समुद्र में गाजी, हंगोर और
मंगोरों को उतारकर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने की अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहा था। मीर के मन में अचानक एक विचार आया, जिससे प्रेरित होकर वो नौसेना प्रमुख के पास भागा। उसे देखकर लगता था जैसे उसने अचानक कोई उलझी पहेली सुलझा ली हो, और ये सब सिर्फ एक दुस्साहसी युवती सहमत की वजह से हुआ। मैं इस सूचना को वाजिब महत्व दूंगा और विक्रांत को सुरक्षित जगह रखूंगा, शायद यहाँ पर, जब तक कि एचएम उसकी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त न हो जाए। मीर ने INS विक्रांत का एक छोटा मॉडल उठाकर उसे कोचीन बंदरगाह में रखते हुए कहा, जो कि संभावित पनडुब्बी हमले से अच्छी तरह सुरक्षित था। फिर उसने भौएं चढ़ाकर एडमिरल की तरफ अपनी कीमती सुझाव के लिए तारीफ किए जाने की उम्मीद से देखा। अब हरकत में आने की नौसेना प्रमुख की बारी थी। आखिर भारतीय खुफिया सेवा से ये तय करने की उम्मीद नहीं की जाती थी कि नौसेना का बेड़ा कहाँ और कैसे ले जाया जाएगा। चार्ट पर दुश्मन की पनडुब्बियों के स्थान का विश्लेषण करने के बाद एडमिरल ने विक्रांत के मॉडल को कोचीन बंदरगाह से उठाकर अंडमान बंदरगाह पर रख दिया। उसके चेहरे पर तनाव, नाखुशी और असंतोष की झुर्रियां दिख रही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी खुफिया रिपोर्ट सही होगी मीर। कैरियर में कुछ वायरल की समस्या है। ये स्थान परिवर्तन उसे कम से लगभग बाहर कर देगा। खबर सही है एडमिरल, मीर ने लगभग फौरन जवाब दिया। हम नसीब वाले हैं कि हमें पहले से खबर मिल गई, क्योंकि ये पनडुब्बियाँ आसानी से देखी नहीं जा सकती। मीर का दिमाग सब तरफ दौड़ रहा था। उसके विचार लगातार सहमत की सुरक्षा की चिंता में घूम रहे थे। वो लगभग निश्चित था कि सहमत भारी खतरे में है। वो इतना लंबा संदेश इतने सही ढंग से बिना दुश्मन के रिसीवर के भी जाने भेज नहीं सकती। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से उसका करो या मरो वाला रुख मीर के डर को और बढ़ा रहा था। माफ़ी मांगते हुए वो वार रूम से अपने दफ्तर भागा। उसने पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, पर हर बार कॉल कट गई। हरामी, उसने जोर से कहा और इंटरकॉम का बटन जितनी जोर से दबा सकता था दबाया। उसका सहायक जावेद चौंक कर दौड़ता हुआ आया। भारतीय दूतावास से फ़ोन मिलाओ। हाई कमिश्नर से कहो कि मैं कल पहली उड़ान से इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं। जी सर, जावेद ने जवाब दिया और मीर के हाथ से रिसीवर लेकर कैडल पर रख दिया। अपने बॉस को इतना विचलित उसने कम ही देखा था। वे हमेशा मुश्किल वक्त में भी अपना संतुलन बनाए रखते थे। बिना एक शब्द बोले वो कमरे से निकल गया। कुछ पल बाद वो मीर की उस दिन की बाकी मुलाकातों को, यहाँ तक कि उनके द्वारा अपनी बेटी के ससुराल वालों की आयोजित रात्रि भोजन को भी रद्द करने में व्यस्त हो गया। उधर ब्रीफिंग रूम में नौसेना प्रमुख दूसरे एडमिरलों के साथ मिलकर बहुत सी संभावनाओं और विकल्पों पर दिमाग लड़ा रहा था। थल सेना की तुलना में उनकी फौज युवा और कम अनुभवी थी, जिसे कभी इम्तिहान से नहीं गुजारा गया था। एकमात्र विमान वाहक INS विक्रांत उनके प्रमुख हथियारों में से एक था, जो बीच समुद्र से हवाई हमले करने की क्षमता रखता था। पर वो पनडुब्बियों के हमले से असुरक्षित भी था, इसीलिए पहले उसकी सुरक्षा की जरूरत थी। बहती हुई हवाई पट्टों को होने वाला कोई भी नुकसान उस पर मौजूद हजारों लोगों की जान ही नहीं ले लेता, बल्कि सैन्य बल के हौसले को भी तोड़ देता और उन्हें लज्जित भी कर देता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए वो उस ट्रॉफी के समान होता जिसकी लालसा उससे हमेशा से थी। अतीत में हमेशा हार का सामना करने वाले दुस्साहसी जनरल किसी भी कीमत पर हिसाब बराबर करने के लिए आतुर थे। मेजर महबूब मिलिट्री अस्पताल में अब्दुल के बिस्तर के बगल में असहाय खड़ा था। उसके सिर और टूटे शरीर के ज़्यादातर हिस्सों से खून बह रहा था। उसकी सांसें धीमी और मुश्किल से चल रही थी। जब महबूब दौड़ता हुआ आया तो उससे मुलाकात की मांग की, तब उसकी देखभाल कर रहे डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और वहीं उन्होंने उसे भी बता दिया, ये एक चमत्कार है
कि ये अब तक जिंदा है, पर मुझे डर है कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। असल में ये कुछ मिनटों की बात है। मुझे आशंका है कि ये वही नशे में धुत जवानों की लापरवाही से गाड़ी चलाने की पुरानी कहानी का नतीजा है। हमें इस बारे में गंभीरता से कुछ करना चाहिए। ये आदमी बार बार बस आपका नाम ले रहा था। हमें समझने और उसे आपसे जोड़ने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसा लगता है जैसे वो आपको कुछ बताना चाहता हो, सर्जन असहाय भाव से कहा। अब्दुल को मेजर महबूब की निगरानी में छोड़कर वो बढ़ती अव्यवस्था पर अफसोस करता कमरे से निकल गया। शुक्रिया कर्नल, मेजर महबूब ने जाते हुए डॉक्टर से कहा और अब्दुल पर झुक गया। वफादार नौकर को अपनी तरफ घूरते देखकर वो ताज्जुब में पड़ गया। अब्दुल की आंखों में अजीब तरह का डर था। उसके होठ कुछ कहना चाहते थे, फिर उसने हिलने की कोशिश की और वो कंबल के नीचे से अपना दाहिना हाथ निकालने में कामयाब हो गया। उस पर खून की मोटी तह जमी थी। उसने बड़ी परेशानी से अपनी मुट्ठी खोली। ऐसा करते वक्त उसकी टूटी उंगलियां आवाज कर रही थी। मुट्ठी खोलने पर 2 छोटे धातु के टुकड़े दिखे, जिन्हें उसने अपने मालिक के हाथ पर रख दिया। महबूब ने सावधानी से उन टुकड़ों को हाथ में ले लिया और ये समझने की कोशिश की कि वो मरता हुआ इंसान क्या कह रहा है। हाँ अब्दुल, ये क्या है, मुझे बताओ, उसने नरमी से कहा। अब्दुल ने जितनी कोशिश वो कर सकता था पूरी ताकत लगा के की। उसके होठ तेजी से हिल रहे थे पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके सिर में सबसे ज़्यादा चोट लगी थी। महबूब अपना कान उसके होठों तक ले गया और साथ ही उसे बोलने के लिए बढ़ावा दिया। पूरी ताकत लगाकर अब्दुल फुसफुसाया, पर सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ हाँ, मत मत। और फिर एक दर्दनाक कराह के साथ वो मौत के अंधेरे में चला गया। पहले बुझाने का अनुरोध करते हुए महबूब उन आंखों को घूरता रहा जो अभी भी खुली थी और उसके चेहरे पर चिपकी थी। अब्दुल, अब्दुल रुको, मुझे बताओ प्लीज़ अब्दुल। महबूब ने उसके निर्जीव शरीर को हिलाया और उससे वापस जिंदा होकर उन चकरा देने वाले धातु के टुकड़ों के बारे में बताने को कहा। उससे चिल्लाता सुनकर डॉक्टर भागता हुआ आया और महबूब को खींचकर मुर्दे से अलग किया। खुद को संभाल कर डॉक्टर को झटकता हुआ महबूब फिर अब्दुल के पास गया। फिर उसने कोमलता से अपनी हथेली उसकी माथे पर रखी और उसकी दोष देती आंखों को बंद कर दी। मेजर ने आत्मा को इज्जत देने के लिए टोपी उतारी और थोड़ी देर मौन खड़ा रहा, फिर अपनी कार की तरफ चला गया। उसके हाथ में वे दोनों टुकड़े अभी भी बंद थे। उसने अभी जो कुछ हुआ उसका मतलब समझने की कोशिश की। अब्दुल क्या बताना चाहता होगा? जो कुछ भी वो था बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। अब्दुल जिंदगी को मजबूती से पकड़ रहा था और मुझसे मिलना चाहता था। कुछ था जो वो उसे बताना चाहता था। जो कुछ भी वो कहना चाहता था वो गंभीर था और इन टुकड़ों से जुड़ा था जो अब उसके कब्जे में थे। पर वो बुजुर्ग कहना क्या चाहता था और ये धातु के टुकड़े कहाँ से आए थे? पूरे रास्ते में महबूब खून से काले पड़े उन टुकड़ों को देखता रहा। उसने उन्हें चारों तरफ घुमाया, धातु की उन नन्ही छोरों को खींचा और धकेला, यहाँ तक कि उन्हें मोड़ने की भी कोशिश की। जितनी वो कोशिश कर रहा था रहस्य उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। जब कार हवेली की पोर्च में रुक गई और ड्राइवर दौड़कर पिछला दरवाज़ा खोलने के लिए गया, तब भी मेजर गौर से उन टुकड़ों को ही देख रहा था। सर सर, ड्राइवर ने इज्जत के साथ पुकारा और महबूब का ध्यान तोड़ा। महबूब ने निराशा से भरकर कार के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और नौकरों तथा जवानों को सवालिया निगाहों से गुजरकर आगे बढ़ गया। वो परेशान दिख रहा था। अब्दुल की आखिरी संदेश का भेद समझने की कोशिश में उसका सिर फटा जा रहा था। उसका ना कोई आदि था ना अंत। अब्दुल एक गहरे रहस्य को अपने साथ लेकर मर गया था। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने नौकरों को बुलाया और ये खबर देकर ध्यान से उनमें से हर एक के चेहरे को देखा ताकि कोई शक भरी प्रक्रिया दिख सके।
उसमें भी असफल होकर उसने सहमत को बुलाया और उसे अब्दुल की मौत की खबर दी और वो धातु के टुकड़े दिखाए जिन्हें वो रहस्य के साथ छोड़ गया था। सहमत खुद को इतनी ट्रेनिंग दे चुकी थी कि उसने अब्दुल की मौत की खबर पर राहत का कोई भाव नहीं दिखाया। अगर मेजर ने उसे ध्यान से देखा होता तो वो ये जान जाता कि उसके चेहरे पर इतनी बुरी खबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर वो इतना खोया हुआ था कि उसने ये भी नहीं देखा कि अपने चेहरे पर आए पसीना के बूंदे भी उसने चतुराई से हाथ से पोंछ ली थी। बहरहाल जल्दी से खुद को संभाल कर उसने सदमा और बेचैनी जाहिर की। मेजर पर पड़े धातु के टुकड़ों को देखकर उसने कहा कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जल्दी ही सहमत ये समझ गई कि मेजर सच्चाई खोले बिना चैन से नहीं बैठेगा। अब्दुल का निर्दयता से कत्ल हुआ है। वो बार बार यही बात अपनी पत्नी मुनीरा से कह रहा था। वो भी अपने पति को रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए उकसा रही थी। अब्दुल की मौत की खबर पाकर वो फौरन हवेली में लौट आई थी। अब सहमत पर यह बात साफ हो गई थी कि अगर वो अपनी कार्रवाई को छिपाए रखना चाहती है तो जल्दी ही उसे अपने जेठ की किस्मत के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बाद में अपने कमरे में लौटकर सहमत भारी मन से बिस्तर पर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे उस पर भारी वजन उतरता जा रहा है। अब्दुल को मारना एक ज़रूरत थी, पर वो किसी भी तरह ये नहीं जान सकती थी कि क्या महबूब को अब्दुल की आखिरी शब्द याद थे। उसे महसूस हुआ कि इस संकट के समय में वो कोई खतरा नहीं ले सकती। हो सकता है उसकी जेठ को सदमे से निकलने पर नौकर के मरने के वक्त के शब्द याद आ जाए। अपने कमरे के फर्श पर चहलकदम करते हुए सहमत ने तय किया कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। उस घटना ने प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला छेड़ दी थी। उसने अपने देश की किस्मत बचाने के लिए उसे एक बार फिर हत्या करनी पड़ेगी। 1 घंटे बाद उसने बुर्खा पहना और जमा मस्जिद के लिए निकल गई, ये कहते हुए कि वो मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करने जा रही है। मस्जिद जाने के लिए उसने सबसे ज़्यादा भीड़ वाला रास्ता चुना। नज़दीकी फ़ोन बूथ पर जाकर एक नंबर मिलाया। वो एक ऐसी सुविधाजनक जगह खड़ी थी जहाँ से सड़क साफ दिख रही थी। फ़ोन करने के बाद वो मस्जिद के अंदर वाले ठंडे हिस्से में लौट गई और उचित समय बिताने का इंतज़ार करने लगी। आधा घंटे बाद वो वापस इंतज़ार में खड़े गाड़ी के पास चली गई। वो कार में बैठने वाली थी, तभी एक औरत की खुशामद करती आवाज़ की वजह से उसे मुड़ना पड़ा। मैडम, मेहरबानी करके ये छतरी खरीद लो, ये बहुत अच्छी है, आपको बहुत आरामदेह लगेगी। मुझे अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए पैसे चाहिए। सहमत का ड्राइवर फौरन उसके पास आया। वो सहमत को उस औरत से बचाने के लिए बीच में आ गया और उससे बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाओ। सहमत ने वैसा ही किया। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और खुद दौड़कर ड्राइवर की सीट पर जा बैठा। वो गाड़ी चलाने ही वाला था कि उसे लगा सहमत खिड़की से उस औरत से बात कर रही थी। इस छतरी का तुम्हें क्या दाम चाहिए? आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम, जो चाहे आप दे दें। सहमत ने 100 के 2 नोट पर्स से निकाले और उस औरत को देकर छाता ले लिया। ड्राइवर सहमत को सलाह देने को हुआ कि ऐसी बेकार चीज़ के लिए इतने ज़्यादा रुपए ना दे। फिर उसने खुद को रोक लिया। ये रईस लोग, उसने तिरस्कार पूर्वक सोचा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली। भीड़ वाली सड़क पर कुशलता से गाड़ी चलाते हुए उसने पीछे देखने वाली शीशे में सहमत का चेहरा देखा। उसका चेहरा पीला और उतरा हुआ था। वो अफसोस की तस्वीर लग रही थी। आपको उसे इतने रुपए नहीं देना चाहिए थे। उसने दयालुता से उसे झिड़का। वह हमेशा मस्जिद के आसपास भीख मांगते रहते हैं, उसने कहा। उसके दुखी चेहरे को देखकर उसकी आवाज़ कोमल हो गई थी। ये पूरी तरह ठीक है। मैंने अब्दुल के नाम से एक भूखे परिवार की मदद की है। खुदा उस मरने वाले को सुकून दे। सहमत की आवाज़ धीमी और भावुक थी, पर ड्राइवर के कानों में वो लंबे समय तक वो कुहुक घड़ी की मधुर घंटी की तरह गूंजती रही। वो सहमत की भंगिमा से इतना द्रवित हो गया कि आगे कुछ नहीं बोला। सहमत ने आगे के शीशे में ड्राइवर का चेहरा देखा।
उस पर समर्थन का भाव था। उसका अंदाज़ा था कि उसके द्वारा अब्दुल के नाम पर किए गए दान की बात पूरी हवेली में फैल जाएगी। वो चाहती थी कि ऐसा ही हो, क्योंकि उसे मौजूद गड़बड़ी से निकलने के लिए हर मदद की ज़रूरत थी। अपने कमरे में लौटकर सहमत ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और छाता बिस्तर पर रख दिया। फिर उसने ध्यान से हैंडल का अध्ययन किया और तब उसे एक छोटा दबाने वाला बटन दिखा। उसने धीरे से हैंडल खोला। वहाँ से एक गोल बोतल निकली जो एक छोटे से कागज़ में लिपटी थी, जिस पर हाथ से कुछ लिखा था। उसने वो नोट पढ़ा। बटन दबाकर आप पारे की कुछ छोटी छोटी बूंदें इंसान के शरीर में डाल सकती है। उसे दर्द नहीं होगा। पारा जल्दी ही अपना असर दिखा देगा और आदमी कुछ ही घंटे में दिल के दौरे का शिकार हो जाएगा। सहमत ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके कोमोड में डालकर पानी चला दिया। वो तब तक रुकी रही जब तक कि कागज़ गायब नहीं हो गया। फिर हैंडल में बोतल की उसकी जगह पर रखकर कस दिया। अब वो पहले जैसा था। हल्की सी आवाज़ ने इशारा कर दिया कि पारे की बोतल लग चुकी है। उसने उसे अलमारी में पीछे की तरफ रखा और ताला लगा दिया। 1 घंटे बाद फ़ोन बजा और एक छोटी घंटे के बाद बंद हो गया। सहमत कूदकर कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। वो फ़ोन के पास बैठ गई। जब वो फिर बजा, उसने उसे उठाकर सांस लिए बिना फुसफुसा कर कहा, हाँ बोलो, ये मैं हूँ। अगले कुछ मिनट वो फ़ोन करने वाले की बात ध्यान से सुनती रही। अंत में बिना एक शब्द बोले रिसीवर रख दिया। उसने अलमारी खोलकर छाता निकाला और एक मामूली सा दिखने वाला हैंडबैग लेकर उसी गाड़ी में चल गई। मुझे बड़े बाजार ले चलो, मैं गरीबों के लिए कपड़े खरीदना चाहती हूँ, ताकि कल जब अब्बा हुजूर लौटे तो गरीबों में बांट सकें, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाकर खामी भरी। जब वे टूटे वेरियर के पास से निकले तो ड्राइवर ने उदासी से सिर हिलाया। कोई सचमुच बुरी तरह पिए हुए होगा जो कल रात उसने ऐसा किया। उसने बात शुरू करने के लिए कहा। सहमत ने कुछ ना बोलने पर ड्राइवर भी बाजार पहुंचने तक चुप रहा। पीछे की सीट से उतरकर सहमत ने ड्राइवर से कार पार्किंग में खड़ी करके अपने लौटने का इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर वो बाजार की तरफ गई और औरतों के गुसलखाने में घुस गई। कुछ देर बाद काले बुर्खे में एक औरत बाहर निकली। उसके हाथ में एक छतरी थी। बाजार से बाहर निकलकर औरत ने टैक्सी बुलाई। 15 मिनट बाद वो तेजी से ब्यूरो ऑफ इंस्पेक्शन की तरफ जा रही थी। उस अहाते में घुसने से पहले उसने वक्त देखा। वो सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंची। फिर खुली खिड़की के पास बेहद तकलीफदेह 20 मिनट गुजारे। एक कार इमारत के पास आई और उसके दरवाजे पर रुक गई। कार का दरवाज़ा खुला, जिससे गहरे हरे रंग की वर्दी में सेना का एक अधिकारी बाहर निकला। वो पोर्च की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सहमत ने अपना नकाब ऊपर उठाकर उसे कुछ पल तक बड़े ध्यान से देखा और तब पहचान कर खुद को संतुष्ट किया। फिर पतला नकाब दोबारा मुंह पर खींच लिया और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। मेजर महबूब तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दूसरी तरफ से आ रहा था। उसके दाहिने हाथ में एक खाकी लिफाफा था। सहमत जानती थी कि उसके अंदर क्या है। उसने थोड़ी दूर पर रुककर वो ऐसा जाहिर करने लगी जैसे छतरी का हैंडल खुल नहीं रहा हो। जब मेजर महबूब वहां पहुंचा जहां वो खड़ी थी, तब वो जानबूझकर लड़खड़ाती हुई उस पर गिर गई। महबूब एक शरीफ आदमी था। उसने उसको बाहों से पकड़ा और तब तक थामे रहा जब तक कि वो संतुलित नहीं हो गई। हाय अल्लाह, आई एम सॉरी, सहमत ने एक तरफ हटते हुए नकली परेशानी दिखाकर थोड़ी भारी आवाज़ में कहा। मेजर महबूब एक अजनबी की माफ़ी सिर्फ मुस्कुराकर स्वीकार करता हुआ चला गया। सहमत ये देखने के लिए मुड़ी कि उसका काम बन गया या नहीं। मेजर उसी चाल से जा रहा था, पर साथ ही हल्के हल्के बाहों को रगड़ता भी जा रहा था। उसके पास रुककर देखने का वक्त नहीं था कि वहाँ एक छोटा सा चुभने का निशान था। कुछ ही क्षणों में वो गलियारों के आखिर तक पहुँच गया। उसने मुड़कर नहीं देखा, पर सहमत देखा जो जेट की आखिरी झलक देखने के लिए इमारत के दरवाजे की तरफ मुड़ गई।
वो उस लंबे जवान इंसान के दूर जाते आकार को देखते हुए कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी सुंदर पत्नी और शहीद परिवार पर जल्दी ही आने वाले दुख के बारे में सोचकर उसके गाल पर आंसुओं की धार बहने लगी। आपके खून की कीमत मेरे हाथों और आत्मा पर रहेगी महबूब भाई। पता नहीं मैं इस अपराध बोध के साथ जी पाऊंगी या नहीं। उसके वापस लौटते हुए आकार से कहा, मुझे सच में अफसोस है पर मुझे ये करना पड़ा। मेरे देश पहले आता है। दूरी का बेहतर हिस्सा सहमत ने चलकर पार किया। फिर एक टैक्सी बुलाकर बाजार वाली जगह लौटी। कुछ पल बाद वो उसी गुसलखाने में वापस आई। इस बार उसने पारंपरिक बुर्का नहीं पहना हुआ था। उसकी जगह उसने एक बड़ा बंडल कपड़ा पकड़ा हुआ था जिसमें गरीबों को बांटने के लिए कपड़े थे। छतरी फेंक दी गई थी और गुसलखाने की जमीन की हर इंच पोंछ दी गई थी। उसकी उंगलियों का निशान नहीं छोड़ा गया था। पारे की बीच हुई बूंदें वही फ्लश कर दी गई थी और उपकरण 2 अलग अलग कूड़े के डिब्बों में फेंक दिया गया था। 2 घंटे बाद वो अपनी जेठानी के साथ बैठक खाने में बैठी पियक्कर ड्राइवरों की वजह से हो रही बढ़ती दुर्घटनाओं के बारे में बात कर रही थी।